दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि वक्त में गधे को भी बाप बनाया जाता है। अभी का जो समय है वो यही समय चल रहा है। 5 राज्यों पर चुनाव हैं विधानसभा के और नई सरकारें बनने वाली। अब वो किस पार्टी की बनेगी वो तो भविष्य बताएगा। और चुनाव में सभी के अपने अपने हित होते हैं। पार्टी के अपने हित होते हैं, प्रत्याशी के अपने हित होते हैं और जो वोटर होता है उसके अलग हित होते हैं। यदि वो नौकरी पेशा है तो उसके जो हित हैं वो उसके हिसाब से होंगे और जो व्यापारी होगा उसके हित अलग होंगे। लेकिन 85% जनता जो हिंदुस्तान की है वो है एक किसान। किसान के अपने एक अलग हित हैं। किसान के जो हित अपने होते हैं वो स्वयं खुद के नहीं होते हैं। वह जो हित ढूंढता है और उसमें जो लाभ उसे मिलता है, उस लाभ का जो बंटवारा है वो समूची मानव जाति को होता है और साथ में जीव जंतु को भी होता है, भी को होता है। कि किसान एक ऐसा व्यक्ति है जो भी उत्पादित करता है और वो जो कमाता है वो सबको बांटने के बाद खुद अपने घर में ले जाता है। और ले जाता क्या है? उस अनाज को, उस सब्जी को, उस फल को सारी दुनिया खाती है। अगर किसान नहीं होगा तो सारी दुनिया क्या खाएगी? पैसे तो बहुत रहेंगे मगर खाएगी क्या? आपके पास पैसे हैं तो क्या आप डायरेक्ट पैसा आज देकर किसी से आम उगा के और खुद खा सकते हैं? जो गेहूं आपको 2000 रुपये कुंटल मिल रही है वो किसी को 4000 देकर 1 घंटे के अंदर उत्पन्न करवा के और आप खा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। उससे आपको एक समय देना होता है, आपको बीज देना होता है, उसमें पानी देना होता है, उसमें खाद देनी होती है, उसकी कटाई करवानी पड़ती है, गहाई करवानी पड़ती है, तब जाके कहीं वो गेहूं हमारी उत्पादित होती है और फिर उसे आप खा पाते हैं और अपना जो भरण पोषण है उसे आप कर पाते हैं। आज इस वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो अभी चुनाव 5 राज्यों पर हैं, किसान को किसे वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट तो उसे देना पड़ेगा। 85% वोट हैं, उसमें से किसान को किसी न किसी पार्टी को तो वोट देना पड़ेगा। जब भी हम वोट डालने जाएं पोलिंग बूथ पर तो हमारे मन में क्या होना चाहिए, क्या हमारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसके आधार पर हम वोटिंग करें। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। इस चैनल पर जो भी आपको जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी तो मिलती है, साथ में आपके भले की बात भी यहाँ पर होती है। हम नई नई स्कीमों के बारे में आपको बताते हैं, जो समस्याएं आने वाली हैं उसके बारे में आपको बताते हैं और जो आपके साथ समस्याएं अभी घटित हो रही हैं उसके बारे में भी आपको रूबरू कराते हैं। इस चैनल पर 1 से 2 वीडियो आपको सप्ताह में ऐसे देते हैं जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं कहते कि आप किस पार्टी को वोट दें, किस प्रत्याशी को वोट दें, वो आपकी अपनी स्वेच्छा के ऊपर निर्धारित होता है। लेकिन हम आपको एक रोड मैप तैयार करके आपको बताएंगे आज कि आपको किन उद्देश्यों को लेकर, किन अपने हितों को लेकर आपको वोटिंग करनी है। आप वीडियो के अंत में इस बात को समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। जो सारा निचोड़ रहेगा हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसान के हित कौन कौन से होते हैं किसी भी सरकार से। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है बिजली का, दूसरा आता है पानी का, तीसरा आता है खाद का और चौथा आता है मूल्य का, यानी हम जो उत्पादित करते हैं, अनाज हो या फल सब्जी हो, उसका रेट। ठीक है। और 5वां पॉइंट होता है कि कृषि योजनाएं और सब्सिडियां जो किसानों को दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजली की। तो बिजली में 3 चीज़ें होती हैं। पहला कि आपको बिजली सप्लाई कितने घंटों में मिल रही है, दूसरा उसकी वितरण की क्या व्यवस्था है, बिजली तो है मगर आपके खेत पर नहीं है, और तीसरा है बिजली की यूनिट रेट। बिजली सप्लाई की बात करें हम तो कितने घंटे आपको बिजली मिलती है। जैसे हमारे यहाँ अभी 10 घंटे बिजली मिल रही है, जो कि पर्याप्त नहीं है। यदि आपके पास ट्यूबवेल छोटा हो, मान लीजिए आपके पास 3 HP की मोटर डली हुई है, वो पानी 10 घंटे में कितना मिलेगा आपको बताओ मेरे को। नहीं हो पाता पानी भाई, कि मोटर की एक कैपेसिटी होती है और बोर की भी कैपेसिटी होती है। अब आप कहेंगे बड़ी मोटर डाल दो उसमें, तो बड़ी मोटर नहीं डाला जा सकता। उसकी जो चाल है पानी की, उस पर जो स्रोत है पानी के, उसके आधार पर ही मोटर हमें डालना पड़ता है। तो आपने यदि 10 घंटे बिजली की है तो हमें पानी कितना मिल पाएगा, उसमें नहीं मिल पाता। और ऊपर से जो 10 घंटे बिजली वाली जो सिस्टम है उस पर किसी भी सिंगल फेस ना 2 फेस कोई भी बिजली नहीं दी जाती। तो ये एक ड्रॉबैक है। आपके खेत पर ट्रांसफार्मर नहीं है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से हमें वायर लाना पड़ता है और फिर उतना वोल्टेज हो नहीं पाता। उससे क्या होता है, जो हमारे स्टार्टर होती हैं, मोटर होती हैं, वो जलती हैं और हमारा खर्चा बढ़ जाता है। पहले तो खर्चा बढ़ता ही है कि आपको वायर खरीदना पड़ेगा,
लेकिन बाद में जो वोल्टेज कम होने के कारण जो खर्चा हमारा बढ़ता है, जो नुकसान होता है, उससे काफ़ी किसानों को नुकसान होता है। तो ऐसी सरकारों को चुनें जो कि आपको बिजली की वितरण की व्यवस्था दिलाए। दूसरा पॉइंट है पानी। पानी के मुख्यतः 2 या 3 स्रोत होते हैं। पहला होता है कुआं या ट्यूबवेल, दूसरा होता है आपका नहर, तीसरा होता है जलाशय या पौंड वगैरह आप कह सकते हैं। बड़े जलाशय भी होते हैं और यदि आपके यहाँ पौंड बनवाने की व्यवस्था है तो उसके आधार पर भी खेती की जा सकती है। नहर की व्यवस्था आपके यहाँ हो रही है, नहीं हो रही है, सरकार आपकी सुन रही है कि नहीं सुन रही? हमारे यहाँ तो 4 सालों से नहर का काम अभी हमारे गांव पर खुद चुका है, पक्का हो चुका है नहर, लेकिन नहर आ चुकी है, पानी अभी तक नहीं आ पाया है। और हर बार वोटिंग हो जाती है नहर के नाम पर, मगर किसानों को मिला कुछ नहीं। अभी भी वही हो रहा है। कुएं ट्यूबवेल की बात है तो क्या सरकार आपको सब्सिडी दे रही है कुएं और ट्यूबवेल के लिए? वो आपको देखना पड़ेगा। जलाशय की व्यवस्था है तो वो तो आपके यहाँ बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। पॉन्ड के लिए आपको सरकार सब्सिडी वगैरह देती है, किसान को नहीं देती, वो आपको देखना होगा। चौथा पॉइंट है मूल्य। अब मूल्य में फिर 2 पॉइंट आते हैं। पहला होता है एमएसपी और दूसरा होता है आयात और निर्यात की नीति। तो एमएसपी तो सरकार अभी कुछ चीज़ों पर दे रही है, अब वो कितना दे रही है, क्या वो पर्याप्त है? अभी जो पार्टियां घोषणा कर रही हैं, उन पार्टियों के घोषणा पत्र में आप देखें कि उन्होंने जो एमएसपी के जो रेट रखे हुए हैं, समर्थन मूल्य के जो रेट रखे हुए हैं कि हम इतना करेंगे, नहीं करेंगे वो तो एक बात अलग होगी आपकी, लेकिन उन्होंने रेट कितना रखा है? क्या उनकी संवेदना है इतनी कि वो समझ पाए कि किसान को कितने रेट मिले कि वो खुशहाल रह सके? वो आपको देखना पड़ेगा। दूसरा है इसमें आयात और निर्यात की नीति। आपके पास माल कम हुआ, सरकार ने बाहर से इंपोर्ट कर ली और आपके यहाँ माल की जो कीमत बढ़ रही थी उसको घटा दी। इससे क्या हुआ? जो किसान थोड़े बहुत कमा रहे थे वो भी नुकसान में चले गए। अभी टमाटर के साथ ऐसे ही हुआ, रेट बढ़े, सरकार ने नेपाल से टमाटर बुलवा लिया, अभी तक बुलवा रहे हैं, रेट कम हो चुके हैं। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ सरकार की आयात और निर्यात नीति। चौथा पॉइंट है खाद। खाद में 2 पॉइंट आते हैं, उपलब्धता और खाद की कीमत। उपलब्धता आपके यहाँ कैसी है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी सरकार जो है आपको किसानों को खाद कितने समय पर और कितने रेट पर आपको उपलब्ध करवाती है। किसान के लिए खाद की नीति तो ऐसी हो गई अभी कि अब क्या बताएं आपको। खाद मिलती ज़रूर है मगर उसके साथ में दहेज ज़रूर मिलता है। बहुत ही बड़ी समस्या है, किसान जिए तो कैसे जिए। जो रेट सरकार निर्धारित करती है, कहती है हम इस पर सब्सिडी देकर आपको इतने कम रेट पर दे रहे हैं, बात सही है, मगर क्या वो किसानों को उस रेट पर मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है। जो रेट सरकार के निर्धारित हैं, जैसे यूरिया की हम बात करें 267 रुपये कुछ पैसे हैं, तो वो किसानों को उतने पर नहीं मिल पाती है। वह उससे तेज़ रेट आपको मिलेंगे कभी भी। सोसाइटियों पर पर्याप्त मात्रा पर नहीं मिल पाती, या फिर सोसाइटियों पर नगद खरीदी बिक्री की व्यवस्था ही नहीं है कि जिन किसान भाइयों का वहाँ पर अकाउंट नहीं है, लोन अकाउंट, वहाँ से वो सोसाइटियों से नहीं खरीद पाते हैं। सरकारें अभी डीएपी यूरिया पर तो सब्सिडी दे रही हैं, मगर हमारी जो वाटर सॉल्युबल खाद है, ठीक है, खासकर हम सब्जी वर्गीय किसानों की अगर बात करें तो बहुत ही दिक्कत है। जस्ट डबल रेट हो चुके हैं वाटर सॉल्युबल खाद के, और सब्जी को उत्पादित करना इतना महंगा हो गया है कि आप कुछ पूछो मत। उसके ऊपर रेट फिर बहुत ही कम, लेबरिंग का जो मजदूरी का रेट है वो भी अधिकतर बढ़ ही रहा है और बढ़ना भी चाहिए, सीधी सी बात है, क्योंकि वो भी हमारे मजदूर भाई हैं, उनको भी तो पैसे खर्च करने हैं ना अपने जीवन यापन के लिए, तो वो कहाँ से लाएंगे? बाजार पर यदि हमें रेट मिलेंगे तो हम मजदूरों को पैसा दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इसके बाद आखिरी पॉइंट है हमारा, वो है दोस्तों सरकारी नीतियाँ और सब्सिडी। सरकारी नीतियों और सब्सिडी में अगर हम देखें तो सरकार जो सब्सिडी देती है, जो अनुदान देती है, वो एक तो यंत्रों पर देती है और खाद पर देती है। तो खाद की हमने बात कर चुकी है। यंत्रों की अगर हम बात करें तो सरकारें यंत्रों पर तो सब्सिडी देती है, मगर उसके जो मार्केट पर रेट है उसका अगर कुछ चीज़ों पर कैलकुलेशन करें तो 25% की जो सब्सिडी है आपको वहीं वो घुस जाती है। जो चीज़ आपको 1 लाख रुपए में मार्केट पर मिलेगी, वही चीज़ यदि आप सब्सिडी में लेंगे तो आपको 1.25 लाख की मिलेगी। निश्चित है, आप देख लेना अंदाज करके, उनकी जो बिल होते हैं ना वो हाई रेट के होते हैं। कंपनियां बिल्कुल छोड़ती नहीं किसानों को।
अब 25% आपको सब्सिडी मिली, 25% रेट बढ़ गए तो आपको क्या मिला? कुछ नहीं। तो जब तक 50% सब्सिडी ना हो तो आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। अगर सरकार ऐसी व्यवस्था करे, पार्टी ऐसी व्यवस्था करे कि भाई आपको नगद इतने रुपए हम देते हैं, आप अपने आधार पर यंत्रों को खरीद लें। लेकिन वो क्या होता है, पैसे जाते हैं कंपनियों के पास, यंत्रों की क्वालिटी कैसी है और वो कितने में दे रही है वो उनके ऊपर हो जाता है। यह एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बाद अगर हम बात करें खाद में, तो खाद में सब्सिडियाँ जो देती है सरकार, वो सिर्फ DAP यूरिया वगैरह में देती है, पोटास में देती है, जो कि हमारा ग्रेनुअल फार्म पर होता है। लेकिन वाटर सॉल्युबल खादों पर कोई भी सब्सिडी नहीं है आज के समय पर। क्या वो किसान नहीं है जो सब्जी उत्पादित करते हैं? क्या वाटर सॉल्युबल खाद को खेती पर उपयोग नहीं किया जाता? किया जाता है, उस पर भी सब्सिडी मिलनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति और मुआवजा, किसानों की जो ज़िंदगी है, धूप, ठंड और पानी, इन तीनों के बीच में जो है झूलती रहती है। कभी तापमान ज़्यादा हो गया, बारिश नहीं हुई तो फसल खराब, ठंड ज़्यादा पड़ गई, पाला पड़ गया, ओले गिर गई तो किसान बर्बाद, बारिश ज़्यादा हो गई तो किसान बर्बाद। पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो हर साल जो है किसी जगह पर बाढ़ के कारण जो है नुकसान होता है, किसी जगह पर कम बारिश होने के कारण किसानों को नुकसान होता है। जो हमारे उत्तरी प्रदेश हैं वहाँ पर देखें तो ठंड के कारण जो है काफ़ी नुकसान होता है। तो जो अभी नुकसान आपको मैंने गिनाए हैं, इन नुकसानों के प्रति उनकी संवेदना कितनी है? क्या वो समझते हैं कि इससे किसान की स्थिति क्या होती है और उसके इन पर विचार क्या है? वो आपको देखना पड़ेगा। 4000 स्क्वायर मीटर का जो रकबे का पॉली हाउस है, उसकी जो कॉस्ट है अभी के समय पर 36 लाख रुपए आकी गई है, जिसमें से 18 लाख रुपए किसानों को देना पड़ता है, 18 लाख रुपए सब्सिडी मिलती है। हमारी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरे स्थानों पर जो है 75% तक सब्सिडी मिलती है। हमारे यहाँ की अगर बात करें तो 50% सब्सिडी मिलती है, और वो भी ऐसी मिलती है कि पता ही नहीं चल पाता, लॉटरी सिस्टम है ये वो। उस पर जो सब्सिडी 18 लाख रुपए दी जाती है, वह 36 लाख का प्रोजेक्ट नहीं होता है एक्चुअल में। यदि किसान खुद बनवाए तो 36 लाख रुपए उसको नहीं लगेंगे। वह जो 18 से 20 लाख में ही स्ट्रक्चर तैयार करके आपको दे देगा। लेकिन कंपनियां इतने रेट उसके तेज कर देती हैं और फिर क्वालिटी और ख़राब, और फिर किसान कुछ नहीं कर पाता। इस पर क्या नीति है पार्टियों की, वो आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, 5 पॉइंटों के आधार पर हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है किसानों के हित के बारे में। अब आपको चुनाव करना है, आपको वोटिंग करते समय ध्यान रखना है। आप इन मुद्दों को अपने राज्य के हिसाब से देखें। हमारे राज्य की स्थिति अलग है, आपके राज्य की स्थिति की अलग है। शायद आपके यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार होगी, हमारे यहाँ दूसरी पार्टी की सरकार है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी विशेष पार्टी को वोटिंग करें, बिल्कुल नहीं। सभी, मैंने आपको पहले ही बताए थे कि सभी पार्टियां अपना हित ध्यान रख रही हैं, सभी सरकारें अपना हित रखती हैं, सभी प्रत्याशी अपना हित रखते हैं, कार्यकर्ता अपना हित रखते हैं। तो आपको अपना हित रखना है। एक कहावत है हमारे यहाँ, सुनो सबकी और करो मन की। सुनना आपको सबकी है, लेकिन जहाँ आपके हित हैं आपको वहीं वोटिंग करनी है। बड़े सोच समझ के करनी है। 5 सालों की बात होती है, कोई 5 महीनों की बात नहीं है। और किसान के लिए तो 4 महीने बहुत होते हैं। अगर 4 महीनों की फसल उसकी ख़राब हो जाए तो उसकी ज़िंदगी जो है फिर तबाह हो जाती है। एक फसल का टूटा किसान 3 साल तक रिकवर नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो ज़रूर लिखें। हम उस पर अमल करेंगे और बाकी अन्य किसान भी उस पर अमल करेंगे, अगर आपका सुझाव अच्छा रहा तो। यदि ये जानकारी आपको हमने दी है वो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना जो सुझाव है वो ज़रूर लिखें कमेंट पर। इसका जो सुझाव का जो असर है वो हमारे पर भी पड़ेगा, और जो अन्य किसान भाई इस वीडियो को देखेंगे उन पर भी असर पड़ेगा। आप किस राज्य से, ये ज़रूर लिखें। तो यदि आप अपना राज्य का नाम नहीं लिखेंगे तो किसान जो है समझ नहीं पाएंगे, जो व्यूअर है हमारे वो समझ नहीं पाएंगे कि वह किस राज्य की बात हो रही है। हम जानते हैं कि हम जब वोटिंग करने जाएं तो हमें 2 चीज़ें देखनी होती है। सबसे पहली होती है घोषणा पत्र। हर पार्टियों का आपको घोषणा पत्र देखना होगा कि कौन सी पार्टी घोषणा पत्र में किसानों को कितनी तवज्जो दे रही है, उसकी क्या योजनाएं होने वाली हैं। और एक चीज़ और देखना है फिर, दूसरी जो बात है वो है कि उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है। अभी तो वो बोल रहे हैं मुँह से आपसे कि हम ट्रांसफार्मर फ्री लगवा देंगे,
लेकिन आपको ये देखना है कि जब पिछले समय पर उनकी सरकार थी और उन्होंने जो वायदा किया था आपसे, क्या वो उनने पूरा किया, क्या फिर सिर्फ कहे बस, वो भी आपको ध्यान देना होगा। इन दो चीज़ों से आप जो है अपनी वोटिंग को निश्चित कर सकते हैं कि आपको किसे वोट देना है इस चुनाव पर। उम्मीद है कि आपके हितों की सरकार बैठे और किसानों का जो है भला हो सके। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।